सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे इज़ अवर सेकंड लेक्चर की अगर हम बात करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? हम एक्चुअली वी वर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की मेन तीन फंक्शंस हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज फ्लो ऑफ एनर्जी, सेकंड इज न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग एंड थर्ड वन इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो हमने पहला वाला उठाया था ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं किस तरीके से जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है, किस तरीके से एनर्जी मूव होती है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल, ये हमने देखा था। राइट, तो हमने पहले फूड चैन भी पढ़ा, फूड वेब भी पढ़ा। अब देखेंगे इकोलॉजिकल पैरामिड क्या होता है और इकोलॉजिकल पैरामिड से किस तरीके से एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। राइट, सो इफ वी टॉक अबाउट द इकोलॉजिकल पैरामिड तो हम सिंपली कहेंगे जो इकोलॉजिकल पैरामिड है इट्स अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल। जो ट्रॉपिक लेवल है उनकी जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ से हम दिखाते हैं किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है, कितनी होती है। मतलब इट्स ऑल्सो one of the way to show that how energy transferred from one tropic level to the another tropic। ये another way है जिससे हम दिखाते हैं। इसमें तीन टाइप्स आते हैं। राइट, पैरामिड ऑफ नंबर है इसमें, पैरामिड ऑफ एनर्जी है इसमें, पैरामिड ऑफ बायोमास है इसमें। पैरामिड ऑफ नंबर में हम क्या दिखाते हैं? पैरामिड ऑफ नंबर में हम सिंपली बात करते हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब हर एक ट्रॉपिक लेवल में कितनी इंडिविजुअल्स हैं, दैट इज कॉल्ड पैरामिड ऑफ नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैरामिड बनाया, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स कितने हैं, हर्बीवोर्स कितने हैं, प्राइमरी हर्बीवोर्स, सेकेंडरी हर्बीवोर्स एंड कॉर्निवोर्स, टॉप कॉर्निवोर्स कितने हैं, उनका मतलब वेट कितना है, राइट, उनका मतलब नंबर कितना, आई मीन नंबर कितना है। सो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड पैरामिड ऑफ नंबर। तो हम इनका नंबर देखते हैं। ये टेरेस्ट्रियल था, एक्वेटिक में कुछ ऐसा ही होता है। ये टेरेस्ट्रियल में हमेशा अपराइट होता है इस तरीके से ट्रायंगल की तरह, और यहाँ पे इन्वर्टेड होता है एक्वेटिक में, मतलब ट्रायंगल को नीचे, राइट, ट्रायंगल का जो सेंटर है वो नीचे करेंगे। राइट, सो इस तरीके से पैरामिड ऑफ नंबर जो होता है ये भी हमें दिखाता है कि एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफर होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द नंबर, ये नंबर के हिसाब से दिखाते हैं। मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कितने मेंबर्स हैं, सेकंड में कितने हैं, थर्ड में कितने हैं, उसी हिसाब से क्या हो जाती है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। सो इट इज पैरामिड ऑफ क्या बोलते हैं इसको, पैरामिड ऑफ नंबर। सो अब हम बात करेंगे पैरामिड ऑफ बायोमास। सो पैरामिड ऑफ बायोमास की अगर हम बात करेंगे, इट इज ए लिविंग ड्राई वेट, मतलब कि वेट कितना है। अगर ये कोई पैरामिड है, मान के चलो दिस इज द काइंड ऑफ पैरामिड हियर, सो यू कैन चेक आउट मतलब इस जो बेस लेवल है यहाँ पे कितना वेट है, जो हमारा पहली ट्रॉपिक लेवल यहाँ पे कितना है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कितना है, थर्ड पे कितना है। राइट, सो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू वेट ये दिखाता है। उनको क्या बोलना कहना चाहेंगे, मैं वो लेक्चर बनाना वो कौन को देता बाई का पेपर जरा आया तो ढा कोई बात नहीं नहीं ते मैं दूर करना तो किसी तो है वो क्या होगा हां कोई नहीं होगा। सुनो, अच्छा आप उसका वेट करें, उसके साथ आना है इधर बाद में। मैं ये कह रहा था आपको, इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ बायोमास जो है ये हमें वेट के हिसाब से हम देखते हैं, मतलब कितना वेट। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊंगा, देखो फॉर एग्जांपल ये प्रोड्यूसर्स है, यहाँ पे हमने इनका टोटल वेट करना है,
इनका टोटल वेट कितना है, मतलब ये 1000 kg यहाँ पे। इसी तरीके से वेट डिक्रीज होते जाएगा क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर्स है वो ज़्यादा होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो उनसे कम होंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो उनसे कम होंगे, और टर्शरी कंज्यूमर्स वो उनसे कम होंगे। सो इट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे इसी तरीके से होता है, ये अपराइट हो जाता है, राइट। जो इकोलॉजिकल पैरामिड है टेरेस्ट्रियल वो अपराइट है, मतलब कि नीचे जो प्रोड्यूसर्स है उनका वेट देखना होगा, राइट। इसी तरीके से जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है उनका वेट देखना है, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स एंड टर्शरी प्रोड्यूसर्स को हम वेट देखना है। एक्वाटिक में अगर आप देखोगे, एक्वाटिक में ये हमेशा अपराइट होगा। अब देखो किस तरीके से अपराइट होगा, ये मान के चलो ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं फोटोप्लैंक्टन्स, किस में, पानी में। इनका जो वेट होगा कम होगा, जैसे 4 ग्राम्स होगा पर मीटर स्क्वायर, राइट। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे हमारे जू प्लैंक्टन्स होंगे, इनका वेट इनसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये वेट में ज़्यादा होंगे इनसे। तो स्मॉल फिशेस तो जू प्लैंक्टन से भी ज़्यादा होंगे, राइट। और लास्ट पे अगर हम बात करेंगे बिग फिशेस तो उनसे भी ज़्यादा वेट में होंगे। तो याद रखना हमेशा जो जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो हमेशा अपराइट होता है। इस बात को हमेशा याद रखना बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द वेट। बिग फिशेस का जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए ये हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ नंबर ये हमेशा आप याद रखना। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी अब मैं समझाऊंगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी कुछ नहीं होता, इट्स अगेन द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द अनदर ट्रॉपिक लेवल, बट अकॉर्डिंग टू दी 10% लॉ। ये 10% लॉ क्या होता है कि 10% लॉ के हिसाब से only the 10% of energy is moving from one tropic level to the another tropic, या अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि जो एनर्जी है ये डिक्रीज हो जाता है एज इट मूव्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू दी अनदर ट्रॉपिक लेवल। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, देखो यहाँ पे 1000 जूल्स थे, फिर ये 100 जूल्स, 10,000 जूल्स थे, फिर 100 जूल्स हो गए, 1000 जूल्स हो गए, फिर 100 जूल्स हो गए, फिर 10 जूल्स हो गए। तो इसी तरीके से एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाता है जैसे ही एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर पहुंच जाता है। जैसे यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, इनके पास 100% एनर्जी आएगी। अब थोड़ी ये प्राइमरी कंज्यूमर को 100 देगा, ये अपने लिए 20 रखेगा, राइट, 80% ट्रांसफर करेगा। इसी तरीके से जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं ये अपने लिए 20 रखेंगे और 60% आगे करेंगे। फिर ये इसी तरीके से ये मतलब आगे आगे जितना जाएगा उतना डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि ये पूरा मतलब फुल एनर्जी ट्रांसफर नहीं करते। अगर हमारे प्रोड्यूसर्स है उनके पास 100% एनर्जी है, तो अगर ये पूरा 100% दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक ले जाएंगे सो अपने लिए उनका कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसमें वो क्या करते हैं, अपने लिए कुछ ना कुछ रखते हैं। मान के चलो 20% अपने लिए रखते हैं और 80% आगे वाले को देते हैं। आगे वाला क्या करता है, आगे वाली जो ट्रॉपिक लेवल है वो भी उसमें से कुछ अपने लिए रखता है और फिर आगे भेजता है। तो सेम इज द केस विद दैट। सो दिस इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी, राइट। सो अब आगे देखते हैं। It's called nutrient recycling, which is also called biogeochemical cycle, right? Nutrient recycling का मतलब हो गया है कि एटमॉस्फेयर में अगर कोई न्यूट्रेंट है, अगर उसका इस्तेमाल कोई करता है और वो किस तरीके से फिर वापस एटमॉस्फेयर में आता है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रेंट रिसाइकलिंग। न्यूट्रेंट को रिसाइकल करना। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे दूंगा यहाँ पे, देखो ऑल दीज न्यूट्रेंट्स गेट रिसाइकल, सब न्यूट्रेंट्स रिसाइकल किए जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन है, फास्फोरस है, राइट, ये सब रिसाइकल किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स में कार्बन और नाइट्रोजन होता है, ये सबको पता है। प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, नाइट्रोजन होता है और जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर विच इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन, ये कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। कोल इज अगेन ए कार्बन। सो जब हम कोल को जलाएंगे वहां से कार्बन रिलीज हो जाएगा। तो इसका मतलब कार्बन क्या है, फिर से हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच गया है, हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच गया। अब मसला यहाँ पे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग दो टाइप्स है, एक है रिप्लेसमेंट साइकिल, दूसरा हमारे पास है रिजर्वर साइकिल। रिप्लेसमेंट साइकिल का मतलब हो गया है कि अगर कोई न्यूट्रिएंट एटमॉस्फेयर से निकला, वो कितनी जल्दी एटमॉस्फेयर में वापस आएगा और कितनी क्वांटिटी में आएगा। सो दैट्स कॉल्ड रिप्लेसमेंट साइकिल। रिजर्व साइकिल होता है कि हमारे पास जितना रिजर्व कितना है हमारे पास अभी प्रेजेंट में, इसमें आता है गैसियस साइकिल, इसमें आता है सेडिमेंट्री साइकिल। और रिप्लेसमेंट साइकिल मैंने आपको बोला क्या होता है कि कितने न्यूट्रिएंट्स एटमॉस्फेयर से निकले और कितने वापस आए हैं
मतलब कितना ये वापस आएगा और कितने समय में आएगा, इट्स कॉल्ड रिप्लेसमेंट साइकिल। इस रिप्लेसमेंट साइकिल में दो टाइप्स है, एक है परफेक्ट साइकिल, दूसरा इम्परफेक्ट साइकिल, वो आगे देखेंगे हम। ये देखिए दीज आर द टू टाइप्स, राइट। टू टाइप्स किसके हैं ये टू टाइप्स? अगर हम यहाँ पे मैं दिखाऊंगा जो रिप्लेसमेंट साइकिल है उसके दो टाइप्स है, एक है परफेक्ट साइकिल, दूसरा इम्परफेक्ट साइकिल। अब ये परफेक्ट साइकिल हम उस साइकिल को कहते हैं जो जल्दी रिपीट हो जाएगा, जैसे कि गैस है, जैसे गैसेस है, मतलब जितना हम इनको यूज करते हैं उतना जल्दी एटमॉस्फेयर में वापस चले जाते हैं। तो वही परफेक्ट साइकिल होता है कि जितना मतलब अगर कोई न्यूट्रन एटमॉस्फेयर से निकलता है और वो जल्दी वापस भी आता है और उतनी ही मिकदार में आता है वापस, दैट्स कॉल्ड परफेक्ट साइकिल। तो हमेशा याद रखना जो गैसियस साइकिल है ये परफेक्ट साइकिल होता है, ये जल्दी रिसाइकिल हो जाता है। इम्परफेक्ट साइकिल की अगर हम बात करेंगे इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, कभी कभी जो न्यूट्रन से वो फंस जाते हैं, और इम्परफेक्ट साइकिल में हमारे सेडिमेंटरी साइकिल आ जाता है, राइट। तो सेडिमेंटरी साइकिल इज ए काइंड ऑफ इम्परफेक्ट साइकिल एंड दिस सेडिमेंटरी साइकिल इज ऑलवेज रिलेटेड टू दी वेदरिंग के साथ, रॉक्स के साथ, इसको एटमॉस्फेयर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। होप आपको परफेक्ट और इम्परफेक्ट साइकिल समझ आया होगा। अब हमारे पास दो साइकिल है, एक है हमारे पास गैसियस साइकिल, दूसरा हमारे पास सेडिमेंटरी साइकिल। गैसियस साइकिल में आपको पढ़ना है वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। यहां पे हम पढ़ेंगे फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको वाटर साइकिल। वाटर साइकिल सबको पता है क्या हो जाता है, यहाँ पे वाटर है, वाटर बॉडी है, ये हमारा सन है, राइट। इसे क्या हुआ, इवापोरेशन हो गई यहाँ से, तो इवापोरेशन होने के बाद वाटर जो ड्रॉपलेट्स हैं वो ऊपर चढ़ गए, तो यहाँ पे कंडेंसेशन हो गई, कंडेंसेशन के बाद फिर से क्या हो गया, रेनफॉल हो गई। तो इसका मतलब यहाँ से हो गई, ये इस तरीके से साइकिल बन गया, वाटर यहाँ से चला गया, वहां से वापस आ गया, तो ये क्या हो गया, एक साइकिल हो गया। तो इस तरीके से ये लेकिन परफेक्ट साइकिल है। इसी तरीके से कार्बन, आपको पता है कार्बन साइकिल की अगर हम बात करेंगे कि फैक्ट्री से कार्बन निकलता है, ह्यूमन से कार्बन निकलता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, राइट। प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी बनाते हैं। एनिमल जब ईट प्लांट्स करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो लास्ट पे क्या हो जाता है, ये प्लांट्स डिकम्पोज हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसके जब ये मर जाते हैं कार्बनाइजेशन हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कोल बनता है। कोल जो बनेगा वो क्या है, कोल एक किस्म का कार्बन ही तो है। तो इसका मतलब ये फिर से एटमॉस्फेयर में वापस आ गया। सो इट्स अगेन ए परफेक्ट साइकिल। अब हम इम्परफेक्ट साइकिल्स की बात करेंगे। अब एक और परफेक्ट साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इम्परफेक्ट साइकिल की बात करेंगे। सिंपली हम नाइट्रोजन साइकिल की बात करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल में क्या आता है ये आपको समझना है। दिस इज वन ऑफ द फंक्शन आता है नाइट्रोजन रिसाइकलिंग का। तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है कि नाइट्रोजन को प्लांट्स कभी भी डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं। प्लांट्स आर नॉट एबल टू यूज द नाइट्रोजन डायरेक्टली, सो दे नीड द कन्वर्जन ऑफ द नाइट्रोजन, सो विच इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, राइट। सो इस नाइट्रोजन फिक्सेशन से कन्वर्जन होता है नाइट्रोजन का किस में हो जाता है, अमोनिया में हो जाता है, राइट। उसके बाद प्लांट्स इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अब मसला है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, इसके लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, मैन मेड से भी हो जाता है, लाइटनिंग एंड थंडरिंग से भी हो जाता है। अब देखेंगे जो बैक्टीरियाज हैं उनकी अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले इनको नाइट्रोफाइंग बैक्टीरियाज कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एरोबिक एजोबैक्टर। एरोबिक एजोबैक्टर वो होता है जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन को कन्वर्ट करेगा अमोनिया में। तो इट इज वन बैक्टीरिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया, एरोबिक एजोबैक्टर। दूसरा हमारे पास है एनएरोबिक क्लोस्ट्रिडियम, राइट। एनएरोबिक क्लोस्ट्रिडियम जो है ये दूसरा एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की इन एब्सेंसी में क्या करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर लेता है, राइट, कन्वर्ट कर लेता है। उसके बाद हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे हम नाइट्रीफाइंग क्या हो जाता है। उसके बाद एक और समस्या खड़ा हो जाती है। अब ये समस्या क्या है कि कुछ प्लांट्स क्या बोलते हैं कि वी आर नॉट एबल टू टेक अमोनिया, कि हम भाई अमोनिया नहीं ले लेंगे। तो अमोनिया नहीं ले लेंगे तो हमें अमोनिया को फर्दर कन्वर्ट करके दो, ठीक है ना। तो कुछ प्लांट्स को चाहिए कि वो अमोनिया को यूज नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि अमोनिया को फर्दर हमें ये करके दो, फर्दर हमें कन्वर्ट करके दो। तो हम फिर अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। अब कौन करता है, इसके लिए भी बैक्टीरियाज दो हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट के लिए। सबसे पहले अगर हम देख लेंगे नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया एक आता है,
ये जो वाला है नेट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, ये कन्वर्ट करता है अमोनिया को नेट्राइट, किसमें? अमोनिया को नेट्राइट में करता है। दूसरा हमारे पास है नेट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, ये वाला नेट्रोबैक्टर बैक्टीरिया ये नेट्राइट में करता है। तो उसके बाद प्लांट्स इस नेट्राइट और नेट्रेट को इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे आप देखो हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गई, फिक्सेशन के बाद अमोनिया बन गया, अमोनिया के बाद क्या हो गया? अमोनिया को फर्दर कन्वर्ट किया हमने, किसमें? नेट्राइट्स में किया। नेट्राइट्स अमोनिया को कन्वर्ट किसने किया? नेट्रोसोमस बैक्टीरिया ने और नेट्रीफाइड बैक्टीरिया ने इसमें किया। और नेट्राइट्स को किसने किया? और नेट्रेट को इसको नेट्रोबैक्टर बैक्टीरिया के किया, उसको नेट्रोसोमस बैक्टीरिया ने कर दिया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट। उसके बाद क्या हो जाता है? एसिमिलेशन हो जाती है, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, प्लांट को क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिल जाता है। अब हम देखेंगे, अब एक प्रोसेस हो रही है, वो हम आगे देख लेंगे और ये क्या प्रोसेस हो रही है, राइट। सो उसके बाद हम बात करेंगे क्या हो, उसके बाद हम बात यही मैं आपको समझा रहा हूं। उसके बाद अमोनिफिकेशन होती है। अमोनिफिकेशन जो होती है, ये प्रोसेस जो होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ डिकेइंग प्रोसेस। जब प्लांट्स एंड एनिमल्स मर जाते हैं उसके बाद अमोनिफिकेशन हो जाती है। फिर यही नाइट्रोजन कहाँ पे हो जाता है? ये बैक्टीरिया और ये प्लांट्स के पास है, फिर ये जमीन के नीचे आता है, फिर जो डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया और फंजे इसको टर्न फिर से नाइट्रोजन में करते हैं, और हमारे पास कुछ डिनेट्रीफाइड बैक्टीरिया है जो कि इसको एटमॉस्फेयर में फिर से भेजते हैं, जैसे सीडोमोनास है, ये अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, फिर ये फिर से कहां पे पहुंच जाता है? एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। इसके बाद सेडिमेंट्री साइकिल मैंने आपको बोला, तो याद रखना सेडिमेंट्री साइकिल जो है इट इज नेवर रिलेटेड टू द एटमॉस्फेयर। ये रिलेटेड नहीं है एटमॉस्फेयर के साथ, ये रिलेटेड है हमारे को इरोजन के साथ। इरोजन के बाद सेडिमेंटेशन हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स हो जाती है, वोल्केनिक इरप्शन, बायोलॉजिकल ट्रांसपोर्टेशन के साथ ये हो जाता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ जो मिनरल्स है वो चट्टानों से आते हैं और चट्टानों में ही चले जाते हैं, तभी इसको बहुत सारा टाइम लगता है। तो मैं आपको एक साइकिल बताऊंगा, फास्फोरस साइकिल की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाता है आपको पता है, हमारे पास फॉस्फेट रॉक होता है, फॉस्फेट रॉक को इरोजन होता है, राइट। इरोजन होने के बाद जो फास्फोरस है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए। तो फास्फोर जो होता है ये वॉश आउट होके पानी में चला जाता है। वहां पे क्या हो जाता है? वहां पे जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं, जू प्लैंक्टन्स जो होते हैं या फोटो प्लैंक्टन्स होते हैं, वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर जब उनकी डेथ हो जाती है, उनकी डेथ होने के बाद उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, राइट। सो फॉर्मेशन ऑफ रॉक बन जाती है, तो वो फास्फोरस रॉक बन जाती है, राइट। वो फास्फोरस रॉक बन जाती है। उसके बाद फिर से इरोजन हो गया, फिर से मान चलो फिर से रॉक में आ गया, फिर से इरोजन हो गया, फिर से रॉक बनेगा। सो इट मीन्स दैट ये साइकिल चलता है, लेकिन इट इज सेडिमेंट्री साइकिल, ये लॉन्ग समय तक चलता है। कभी कभी चट्टानें फंस जाती है, चट्टानों में आ ही नहीं जाता। होप आपको ये लेक्चर समझ आएगा होगा। तो इसके साथ हमने इकोसिस्टम की पहली वाली फंक्शन फिनिश कर दी है, दैट वाज द एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, उसको हमने फिनिश किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और उसके साथ हमने नाइट्रोजन रिसाइकलिंग भी फिनिश किया। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद मी।